Look at the figure below and guess which one of them has a larger area. स्ट्रक्चर्स देख रहे हो यहाँ पर, अलग अलग शेप्स हैं दोनों के, इनका एरिया हमें कंपेयर करना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर लेस शेप्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। आपने ग्रेड 5 में ये मेथड देखा था। इनके अंदर हम स्क्वायर्स बनाते हैं, सेम साइज के स्क्वायर्स, और जिसमें ज़्यादा स्क्वायर आएंगे उसका एरिया ज़्यादा होगा। अब ये स्क्वायर ग्रिड इसके ऊपर है, इसमें आप देख सकते हो स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो लेट्स काउंट द स्क्वायर, और जिसमें ज़्यादा स्क्वायर हैं वो एरिया लार्जर होगा। तो यू कैन काउंट जो स्क्वायर्स कंप्लीटली इस शेप के अंदर हैं वो 1 2 3 इस तरह से करके काउंट कर सकते हैं, और जो इस शेप से कट गए हैं हाफ में या हाफ हाफ, अगर 2 स्क्वायर्स हैं तो उनको 1 काउंट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसके अंदर हम पहले बड़ा वाला स्क्वायर लेते हैं। तो ये 1 स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ये ऑलमोस्ट हाफ है, और हाफ ही इधर ऑलमोस्ट फुल स्क्वायर एक ये हम मान सकते हैं। और इधर ये वाला ये भी हाफ से ज़्यादा है, तो लेट्स से 1 ये आ गया। ये वाला स्क्वायर है तो ये भी इधर ऑलमोस्ट हाफ है, ये वाला, और इन्हें दोनों को मिला करके हम हाफ मान सकते हैं। तो लेट्स से दीज टू आर 1 टुगेदर, 1 ये मान सकते हैं, और इसे पूरे को हम हाफ मान सकते हैं। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्लस हाफ स्क्वायर इसके अंदर है जो बिगर साइज का है। अब इस शेप में काउंट कर लेते हैं। तो इधर देखो ये आप ऑलमोस्ट हम 1 स्क्वायर मान सकते हैं, दिस इज 1, देन दिस वन इज 2, दिस वन इज मोर देन हाफ, तो इसको हम पूरा 1 मान सकते हैं, 3। और बाकी जो स्क्वायर्स आप देख रहे हो वो बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, तो हम इसको ये मान सकते हैं। आप देखो इधर स्क्वायर का कुछ पार्ट है, इधर ये भी स्क्वायर का कुछ पार्ट है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये 4 प्लस हाफ ऑलमोस्ट होगा। तो इन दोनों शेप्स को अगर कंपेयर करें तो ग्रीन शेप का एरिया रेड शेप के एरिया से लार्जर है। We can estimate the area of any simple closed shape by using a sheet of squared paper। जो हमने अभी किया, ग्राफ पेपर या स्क्वायर पेपर लेकर के हम इन शेप्स का आइडिया एस्टिमेट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। To estimate, we can trace the shape onto a piece of transparent paper and place the same on a piece of squared or graph paper। शेप को आप ग्राफ पेपर के ऊपर रख सकते हो, या जो छोटे बच्चों की मैथ्स की नोटबुक आती है जिसमें स्क्वायर्स बने हुए होते हैं, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। द एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर होगा। इग्नोर पोर्शंस ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ स्क्वायर, और मोर देन हाफ है तो उसको 1 स्क्वायर यूनिट कर लो, और अगर एग्जैक्टली हाफ है तो आप उसे हाफ स्क्वायर यूनिट ले सकते हो। तो यही हमने इस ग्रीन शेप में और रेड शेप में किया है एरिया कंपैरिजन करने के लिए। ये तब के लिए है जब आपका शेप इस तरह से स्ट्रक्चर लेस हो, तो ईजिली आप उसके एरिया का एटलीस्ट आइडिया लगा सकते हो। Now these shapes you see, find the area of the following figures। हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देखते हो कि ये इस तरह से हम स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये शेप नंबर 1, अब इसके अंदर ये 1 1 1, 3 स्क्वायर्स ये हो गए, एंड दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ, तो हाफ प्लस हाफ इज 1, तो इसमें टोटल 4 स्क्वायर्स हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, now 5 and 6। अब ये हाफ है और ये हाफ है, तो ये दोनों 1 हो गए। ये दोनों हाफ हैं तो ये 1 हो गए, ये दोनों हाफ हैं तो मिलकर के 1 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये दोनों मिलकर के 7, ये 8 और ये 9, तो इसमें 9 स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं। इन्हें काउंट कर लेते हैं। तो देखो 1 1 1 1 1, ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, और बाकी जो स्क्वायर्स हैं वो हाफ हैं। जैसे ये दोनों हाफ हैं तो इन्हें हम 1 काउंट कर लेंगे, ये हाफ हैं और ये दोनों भी हाफ हाफ हैं। तो लेट्स काउंट इन ऑल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 3 मोर, तो टोटल इसमें 10 स्क्वायर्स कवर होते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस, इसे भी इसी तरह से हम स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेंगे कि कितने स्क्वायर्स यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स कंप्लीटली हैं। नाउ दीज 2 कैन बी 1, तो 9, दीज 2 10 एंड दीज 2
11, तो टोटल 11 स्क्वायर्स इस शेप से कवर हो रहे हैं। तो इस तरह से आप स्क्वायर्स से शेप्स का एरिया कंपेयर कर सकते हो, एक एस्टिमेट ले सकते हो। लेट्स एक्सप्लोर वाई इज एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर्स। एरिया को हम स्क्वायर से ही क्यों मेजर कर सकते हैं? तो एरिया को स्क्वायर से इसलिए मेजर कर सकते हैं, अगर आप स्क्वायर का शेप देखो तो ये 4 साइड्स, ऑल 4 आर इक्वल, तो आपको साइड्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये स्क्वायर्स एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्टैक हो जाते हैं, एक दूसरे के साइड में अच्छे से अटैच हो जाते हैं, और हमें पता है कि सबका मेजरमेंट एक ही है, तो इनको एडजस्ट करना ईजी होता है। अगर आपके पास कोई क्लोज्ड शेप है, लेट्स से सर्कल है, उसको अगर आप इस तरह से स्क्वायर्स में भी डिवाइड करोगे तो भी आपको बेस्ट एस्टिमेट मिल जाएगा एरिया का। सपोज इस तरह से हम इस सर्कल को स्क्वायर से कवर कर दें तो आप देखो बीच में कोई गैप नहीं है, सारे स्क्वायर एक दूसरे से अच्छी तरह से अटैच हैं, और बहुत इजी है कि कहाँ पर हाफ स्क्वायर है, कहाँ पर 1/4 स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर छोड़ना है, कौन सा स्क्वायर काउंट करना है, दैट यू कैन इजीली डू। तो इसीलिए स्क्वायर्स यूज कर सकते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट विद डायमीटर ऑफ लेंथ 3. Count the squares and use them to estimate the area of the circular region. इसके अंदर जितने भी स्क्वायर्स आ रहे हैं आप वो काउंट कर सकते हो, तो दिस इज इजी टू काउंट। लेकिन अगर आप सर्कल्स बनाते हो किसी शेप के अंदर तो आप देखो उनके बीच में ये गैप है, क्योंकि ये एक दूसरे से अच्छी तरह से अटैच नहीं होते हैं, बीच में गैप रह जाता है। तो इसीलिए सर्कल या और कोई शेप यूज करके हम सही एस्टिमेट नहीं ले सकते हैं। ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप्स, ट्राइंगल्स एंड रेक्टेंगल्स। अब ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स को यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के साइड्स अलग अलग साइज के होते हैं, तो वो सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए बेस्ट वे है कि हम स्क्वायर्स यूज करें इस मेथड से एरिया का एस्टिमेट निकालने के लिए। मेरिट्स एसोसिएटेड विद यूजिंग अ स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप को यूज करने के फायदे क्या होते हैं? कैलकुलेशन इजी हो जाता है, स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, लेंथ और विथ इक्वल होती है, तो इट इज इजी टू कैलकुलेट उसका एरिया कितना है। स्क्वायर इज अ सिंपल शेप। टाइलिंग स्क्वायर्स इज इजी। स्क्वायर्स को एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे अच्छे से हम स्टैक कर सकते हैं। एडिंग और रिड्यूसिंग स्क्वायर्स इन शेप इज इजी। किसी शेप में स्क्वायर्स को ऐड करना है या हटाना है तो वो आप इजीली कर सकते हो। स्क्वायर शेप्स अलाइन विद ईच अदर इजीली। स्क्वायर शेप एक दूसरे के साथ में अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, कोई गैप नहीं छूटता है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं स्क्वायर शेप्स को यूज करने के लिए एरिया मेजरमेंट के लिए। ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एक्टिविटी दी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर आउटसाइड ऑफ द कॉरिडोर। आप अपने कॉरिडोर का एरिया स्कूल में या घर के बाहर किस तरह से मेजर कर सकते हो? तो देखो अगर उसमें इस तरह से स्क्वायर टाइलिंग है तो इट इज़ वेरी इजी। आप उस एरिया में कितने स्क्वायर हैं वो काउंट कर सकते हो। जो हाफ हैं उनको हाफ हाफ का पेयर करके 1 काउंट कर सकते हो और उससे कम वालों को छोड़ सकते हो, तो आपको एरिया का एक आइडिया लग जाएगा। सेकेंड इज फाइंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय योर स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल प्लेग्राउंड का एरिया, तो उसमें भी आप इस तरह से स्क्वायर अगर ऑलरेडी बिछा हुआ है तो दैट इज वेरी इजी, अदरवाइज आप एस्टिमेट कर सकते हो, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली स्क्वायर से मेजर कर सकते हो। लेट्स एक्सप्लोर। ऑन ए स्क्वायर ग्रिड पेपर, 1 square is 1 square unit. Make as many rectangles as you can whose length and width are a whole number of units such that area of the rectangle is 24 square unit. हमें शेप्स बनाने हैं ग्रिड पेपर पर जिस पर ऑलरेडी स्क्वायर प्रिंटेड हैं, उस पर हमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं जिसका एरिया 24 स्क्वायर यूनिट हो। ए पार्ट है विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, विच रेक्टेंगल हैज द लीस्ट पेरीमीटर। हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि जो भी रेक्टेंगल्स हम बनाएंगे उसमें पेरीमीटर किसका मैक्सिमम है और किसका मिनिमम है, सबसे कम है। तो 24 इज आवर नंबर। अब हम इसका रेक्टेंगल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो हमें फैक्टर्स पता है, हमें वो 2 नंबर्स चूज करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने से 24 आए, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टाइम्स विथ। दैट मीन्स एरिया तो 24 फिक्स है, लेंथ 24 लेते हैं तो विथ 1 हो जाएगी, दैट मीन्स 24/1 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम विथ को 2 ले लें तो लेंथ 12 हो जाएगी। तो ये फैक्टराइजेशन है। हम इस तरह से 24 के फैक्टर्स करेंगे कि वो हमें रेक्टेंगल के डायमेंशंस में हेल्प करेगा। तो 1 टाइम 24 लेंथ हो जाएगी 24 और विथ हो जाएगी 1। 2 टाइम्स 12, 3 टाइम्स 8 एंड 4 टाइम्स 6।
इस तरह से हम रेक्टेंगल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उनका एरिया हर बार 24 ही आएगा। तो ये आपको फैक्टर्स से हेल्प मिल जाएगी। अब देखो जो रेक्टेंगल्स बनेंगे, तो जो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा 24/1 का, अब ये 24 स्क्वायर्स हैं 1 रो में, तो ये 24 ये हो गए, और इसका ये वाला जो मेजरमेंट है दैट इज़ 1, 24/1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 24 × 1 विच इज़ 24 स्क्वायर्स यूनिट, ये इसका एरिया रहेगा। और क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 इज़ 12/2, ये 12 स्क्वायर्स हैं 1 रो में, तो इसका मेजरमेंट हो गया 12 और इस साइड का हो गया 2। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगेन 12 × 2 विच इज़ 24। इसी तरह से 8/3, ये वाला मेजरमेंट 8 है, ये वाला मेजरमेंट 3 है, तो 8/3 इज़ ऑल्सो 24। तो ये इसका मेजरमेंट हो जाएगा, ये इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। इसी तरह से 6/4, ये इधर है, तो ये 6 लॉन्गर साइड है और 4 इसका विथ है, तो 6 × 4 इज़ 24। एरिया इन सारे रेक्टेंगल्स का 24 है। नाउ विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है। तो अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 ये फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस विथ, लेंथ है 24 एंड विथ है 1, तो 2 × 25 विच इज़ 50। अब ये 50 यूनिट्स इस पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, तो दिस विल बी 2 × 12 + 2 विच इज़ 2 × 14 विच इज़ 28। इसी तरह से थर्ड रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ थर्ड रेक्टेंगल विल बी 2 × 8 + 3 विच इज़ 2 × 11 विच विल बी 22 यूनिट्स। एंड दिस फोर्थ रेक्टेंगल P, perimeter of rectangle 4 is 2 × 6 + 4 which is 2 × 10, it is 20 units। तो अब ग्रेटेस्ट किसका है, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल 1 का पेरीमीटर है। एंड स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसका है, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है रेक्टेंगल 4 का। सी पार्ट है, इफ़ यू टेक रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर आप 32 एरिया रखो, व्हाट विल बी योर आंसर। अब आप कौन से रेक्टेंगल बनाओगे, तो अगेन हमें यहाँ पर क्या हेल्प करने वाला है, फैक्टराइजेशन। हम 32 के फैक्टराइजेशन करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेक्टेंगल के साइड्स क्या क्या होंगे। जैसे कि एरिया 32 है, अब फैक्टराइजेशन 1 × 32 हो सकता है। 32 हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 5, 6, 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 8 से ही डिवाइड होगा, तो अब रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये 3 रेक्टेंगल्स हम यहाँ पर 32 एरिया के लिए बना सकते हैं। तो अब 32, अब एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे जिसमें 32 उसकी लेंथ होगी और 1 उसकी विथ होगी, तो एरिया 32 हो गया। दूसरा रेक्टेंगल हम बनाएंगे जिसमें 16 उसकी लेंथ होगी और 2 उसकी विथ होगी। तीसरा रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें 8 उसकी लेंथ होगी और 4 उसकी विथ होगी। ये 3 रेक्टेंगल्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। Given any area, is it possible to predict the shape of the rectangle with the greatest perimeter as well as the least perimeter? कोई भी एरिया अगर आपको दिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका ग्रेटेस्ट पेरीमीटर और लीस्ट पेरीमीटर आप गैस कर सको कि किस शेप से बनेगा। तो यस, जो लॉन्गेस्ट शेप बनेगी 1 1 1 ऐसे स्क्वायर्स को साइड में स्टैक करके ये जो शेप बनेगी इसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा होगा इन एनी केस। और जो क्लोजेस्ट शेप होगी जिसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होगा स्ट्रक्चर, उसमें जो पेरीमीटर होगा वो कम होगा। जैसे कि यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट हमने शेप बनाई है उसका पेरीमीटर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 2 × लेंथ प्लस विथ, दैट इज़ द फॉर्मूला। अब ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल है और ये थर्ड रेक्टेंगल है। अगेन रेक्टेंगल 1 का पेरीमीटर इज़ 2 × 32 + 1 विच इज़ 2 × 33 विच इज़ 66 यूनिट्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ये कितना हो जाएगा, 2 × 16 + 2 विच इज़ 2 × 18, तो 36 यूनिट्स। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 3 विल बी 2 × 8 + 4 दैट विल बी 2 × 12 विच इज़ 24 यूनिट्स। तो आप देख रहे हो कि जितना रोज और कॉलम्स में जितना लेंथ और विथ में डिफरेंस कम होता जा रहा है उतना उसका पेरीमीटर कम होता जा रहा है, और जितना ज़्यादा डिफरेंस है लेंथ और विथ में उतना उसका पेरीमीटर ज़्यादा है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल,
अभी तक हमने देखा कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया इज लेंथ टाइम्स लेंथ या साइड टाइम्स साइड, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टाइम विड्थ। लेकिन अब ट्राइंगल का एरिया कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। इस रेक्टेंगल को हम एक नाम दे देते हैं, सपोज ये ABCD एक रेक्टेंगल है। अब इसमें हम डायगनली लाइन ड्रॉ करेंगे। डायगनल होगा जब हम A और C को या फिर D और B के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो ये वन डायगनल हो गया। अब आप सिजर से इस लाइन पर कट कर लो इस रेक्टेंगल को, तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स आ जाएंगे, 1 and 2। अब आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं या नहीं। ट्राइंगल 2 की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं ताकि ये इस तरह से दिखे। अब आप ट्राइंगल 2 को ट्राइंगल 1 के ऊपर जब रखोगे तो यू विल सी कि ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेता है। जब हम रेक्टेंगल के डायगोनल से इस तरह लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और वो दोनों जो इक्वल पार्ट्स हैं वो ट्राइंगल शेप के होते हैं। तो एक ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ हो जाता है। कैन यू ड्रॉ एनी इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। अब जब आपने ये करके देख लिया है तो आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि ट्राइंगल का एरिया उस लेंथ और विड्थ के रेक्टेंगल का हाफ होता है, जैसा हमने अभी यहाँ पर देखा। ये एक ट्राइंगल है और इसे हमने इस रेक्टेंगल से कट किया है। इस रेक्टेंगल को जब इस ट्राइंगल के ऊपर रखते हैं तो रेक्टेंगल का हाफ, ये एरिया इस ट्राइंगल के इक्वल है। ये ट्राइंगल इस रेक्टेंगल का हाफ है एरिया वाइज। सपोज ये एक ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल किसी ना किसी रेक्टेंगल के एरिया से ही आ रहा है। हाउ डू वी नो, आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डाल दो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब आप देखोगे कि इधर आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो और इधर आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो। अब ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया है। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये हमारे ट्राइंगल का पार्ट है, ये इस रेक्टेंगल का हाफ है। तो कोई भी ट्राइंगल किसी रेक्टेंगल का हाफ एरिया होता है। Can you see some relationship between the blue rectangle and the yellow triangle and their areas? क्या आपको कोई रिलेशन पता चलता है इस ब्लू रेक्टेंगल और इस येलो ट्राइंगल में? तो यस, येलो ट्राइंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के इक्वल है। नाउ ड्रॉ suitable triangles on grid paper to verify your inference and relationship observed in the above exercise। अब आप इस तरह से और भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या ये बाकी ट्राइंगल के साथ भी आप नोटिस करते हो या नहीं करते हो। यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर यूजिंग ग्रिड पेपर। ये ग्रिड पेपर पर एक रेक्टेंगल दिया गया है, आप यूनिट्स काउंट करोगे तो दिस इज 1 2 3 4 5, तो लेंथ वाइज इसमें 5 स्क्वायर्स हैं एंड विथ वाइज इसमें 4 स्क्वायर्स हैं। तो टोटल 20 स्क्वायर यूनिट्स का ये फिगर बना हुआ है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल BAD। ब्लू ट्राइंगल इज दिस, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि जो स्क्वायर कंप्लीटली ट्राइंगल के अंदर कवर हो रहा है उसको हम 1 असाइन करेंगे और जो कंप्लीटली कवर नहीं है उसको अकॉर्डिंगली हम असाइन करेंगे एरिया कि वो हाफ कवर है कि कितना कवर है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है इसके अंदर 1 1, ये और ये बीच में 1 स्क्वायर्स कंप्लीटली इस ट्राइंगल के अंदर हैं। अब ये वाला हाफ हम मान सकते हैं, सेम वे ये वाला हाफ मान सकते हैं। इसी तरह से ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है और ये भी हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। तो अब टोटल स्क्वायर्स इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाफ दिस वन एंड हाफ दिस वन। तो टोटल 10 स्क्वायर्स हैं ब्लू ट्राइंगल के अंदर। सो दिस इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड इज फाइंड द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल ABE। रेड ट्राइंगल, रेड लाइन से आप इसे देख सकते हो, हाईलाइट किया हुआ है। Now A, B and E, these are our points। तो ये ट्राइंगल है जो रेड लाइन से बना हुआ है। अब इसके स्क्वायर्स हम काउंट करते हैं। तो दिस इज 1 फुल स्क्वायर, दिस इज 1 फुल स्क्वायर, दिस इज ऑलमोस्ट 1। नाउ दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज ऑलमोस्ट 1। ये भी हाफ से ज़्यादा है तो इसे भी हम 1 काउंट कर सकते हैं।
ये भी 1 काउंट होगा क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा कवर हो रहा है। दिस वन इज़ ऑल्सो मोर देन हाफ, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये ग्रीन ट्राइंगल कॉर्नर में ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बाकी के जो ये 3 ट्राइंगल्स बचे हुए हैं येलो पोर्शन में और टॉप पर, इन सबको मिला करके हम 1 ट्राइंगल मान सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट ट्राइंगल ABE? ABE ट्राइंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ABE ट्राइंगल इस रेक्टेंगल में इस तरह से एक्सपेंडेड है कि जब हम इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आप देख रहे हो कि एक तो ये ग्रीन पार्ट है और एक ये येलो पार्ट है। तो जो रेड ट्राइंगल है वो रेड ट्राइंगल ग्रीन पार्ट में भी है और येलो पार्ट में भी है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। तो अगर हम इस शेप को यहाँ से कट कर दें इस लाइन पर, तो आपको एक नया ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो येलो वाला पार्ट है उसमें रेड लाइन ट्राइंगल की वो येलो पोर्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, क्योंकि ये इसका डायगोनल हो गया। तो वो रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरह से अगर हम ग्रीन पार्ट लें तो यहाँ पर रेड लाइन इन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ग्रीन रेक्टेंगल को, क्योंकि ये यहाँ पर डायगोनल लाइन है। अगर हम सिर्फ ग्रीन पोर्शन को देखें तो ग्रीन पोर्शन में A पॉइंट है, E पॉइंट है और F पॉइंट है, जो इस तरह से एक ट्राइंगल बन गया है। अब ये ट्राइंगल इस ग्रीन पार्ट का आधा है। और येलो पोर्शन में अगर हम देखें तो इसमें B पॉइंट है, F पॉइंट है और E पॉइंट है, तो ये इस तरह से शेप बन रही है इस तरफ। तो अब ये ट्राइंगल ABE ये कंप्लीट ट्राइंगल हो जाता है। लेकिन ये वाला ट्राइंगल 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स का पार्ट है और उन दोनों रेक्टेंगल्स को हाफ में डिवाइड करता है, उसका डायगोनल लाइन है। ट्राइंगल ABE को हम ट्राइंगल AEF और ट्राइंगल BEF इन दोनों के एरिया के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया ये ट्राइंगल AEF हो गया और ये वाला ट्राइंगल BEF का एरिया हो गया। अगर हम इन्हें ऐड कर देंगे तो इट विल बी ट्राइंगल ABE। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये ट्राइंगल था, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज AEF एंड दिस इज BEF। तो ऑब्वियसली जब हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो हमें ये कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFED। आप इसे मेजर भी कर सकते हो कि देखो ग्रीन पोर्शन में ये टोटल 12 स्क्वायर्स हैं, और अगर हम ये देखें कि ये रेड लाइन कितने पोर्शंस में डिवाइड कर रही है इसको, ग्रीन लाइन इन 12 बॉक्सेस को हाफ में डिवाइड कर देती है, तो 6 इधर रह जाते हैं लेफ्ट में एंड 6 राइट में। तो इसीलिए ट्राइंगल AFE इसका एरिया इस ग्रीन रेक्टेंगल का हाफ है। सिमिलरली जब हम BF और E की बात करते हैं तो ये येलो ट्राइंगल को हाफ में डिवाइड कर देता है। येलो ट्राइंगल जिसमें टोटल 8 स्क्वायर्स कवर्ड हैं, लेकिन जब हम ये रेड लाइन इधर ड्रॉ करते हैं डायगोनल, तो ये इसको हाफ में डिवाइड करती है। ट्राइंगल BEF का एरिया सेकंड येलो रेक्टेंगल का हाफ है। तो इसीलिए अब देखो हमें पता है कि ट्राइंगल ABE को हमने कैसे लिखा है। हमने ट्राइंगल ABE को लिखा है कि उसमें AFE है क्योंकि ये 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, और सेकंड ट्राइंगल है BFE। ये 2 ट्राइंगल्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अब जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो ग्रीन रेक्टेंगल का हाफ है, तो हाफ ऑफ रेक्टेंगल AFED। लेकिन जो येलो वाला ट्राइंगल है वो येलो रेक्टेंगल का हाफ है, तो हाफ ऑफ रेक्टेंगल BFEC। ग्रीन वाला ट्राइंगल ग्रीन पोर्शन का हाफ है, येलो वाला येलो पोर्शन का हाफ है, तो टोटल ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, वो बड़े रेक्टेंगल का हाफ हो गया, तो वो ABCD का हाफ हो गया। तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन होगा कि ट्राइंगल का एरिया इज हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया। अगर हमें ट्राइंगल का एरिया डिराइव करना हो फॉर्मूला के लिए, तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है लेंथ और विड्थ होती है, और उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ट्राइंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल एरिया। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में और डिटेल में समझ पाओगे।